राम राम। नमस्ते बॉस, राम राम बॉस। नमस्ते, राम राम सबको, बहुत बहुत नमस्ते। तो चलो, क्या डिस्कशन चल रहा था भाई अमित? बस दीपशिका कह रही थी एक बच्चे को दो स्ट्रीम आ रही है जैसे यूरिन की। हम्म। तो उसमें जो है कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कुछ ऐसा स्पिक्टर पे या कोई चीज ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से ये हो सकता हो। तो वो यही पूछ रही थी कि अगर वो बच्चा बड़ा हो गया है तो क्या बिना सर्जरी के ये रिमूव हो जाएगा? उसका वो आगे से ओपनिंग नहीं हो रही क्या, रिप्यूज की? बॉस वो गर्ल जाके चाइल्ड देखना है। पड़ेगा कि वो गर्ल है, क्या है। गर्ल है बॉस। अच्छा, गर्ल है, गर्ल हाँ। है। हम्म। हाँ। तो फोक स्ट्रीम है, दो स्ट्रीम जैसे आती है। और जो है वो बाई बर्थ है। हाँ, तो उसमें प्रॉपर उसका पहले डायग्नोसिस दिखाना पड़ेगा कि है क्या, क्यों आ रही है वो। अगर यूरिथ्रा में हम्म स्ट्रक्चर की वजह से आ रही है या अपर्चर में कोई वहां दिक्कत है, यूरिथ्रल ओपनिंग में, तो वो फिर हम्म उसको पहले एक बार वो कर लो। और अगर वहां वो लगेगा कि भाई, कई बार ऐसा होता है जैसे पीछे नहीं पड़ के आए थे कि अगर कहीं परफोरेशन में कमी है एनस के, हाँ तो वहां आपको हाँ मदद लेनी पड़ती है सर्जरी की। तो अगर ऐसा निकले तो हाँ ऐसा, बॉस। और अगर स्ट्रक्चर की वजह से आ रहा हो स्पाज्मोडिक या कुछ, तो हाँ, हाँ हाँ अपने क्षेत्र का हो तो वहां तब अपने तरीके से करना। और अगर सर्जरी का के क्षेत्र की परेशानी है तो वहां उनकी मदद लेना बेटा। बॉस, ये यही समझना चाह रहे थे कि क्या मेडिसिन से मतलब वो करें या सर्जरी के लिए नहीं, सीधे पहले तो स्पेसिफिक। डायग्नोसिस करें और पहले ये देखें कि ये सर्जिकल क्षेत्र की चीज है या हमारे क्षेत्र की चीज है ना? जी हाँ, तो जी। क्लियर एक कर लें। हाँ बात यही है कि बच्ची जो परेशान है उसकी एज कितनी हो चुकी, कितना टाइम हो चुका, और वही है हम्म, कि क्या कहते हैं डायग्नोसिस तो ये बने ये दो स्ट्रीम क्यों आ रही हैं। हाँ, सबसे पहले तो इसका पता और निकल। हाँ 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 हाँ। हाँ, वाट जी। है, कहते हैं कि हमारे सामने केस क्या है, बड़े सर बोलते थे ना कि हम्म। हम डील व्हाट इज क्या कर रहे हैं। व्हाट इज है क्या अमित? हाँ जी, व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन द डिजीज। हाँ, हम्म। क्या करना है पहले चलो पूछिए। ठीक है भाई। मैं चलो। वैसे हाँ। इसमें हाँ। एक बॉस मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ देखो, टचवुड मेरी सिस्टर को ही हुआ था। हम्म। उनको हम्म स्ट्रक्चर आ गया था। हम्म। उनको स्ट्रक्चर की वजह से उनको वो नहीं हो रहा था, तो यूरिन नहीं हो रहा था। स्ट्रक्चर था ना बाबू। अगर यहाँ हाँ स्ट्रक्चर की दिक्कत है और वो बाद में आया, तो पहले कुल मिला के पहले स्थिति क्लियर कर लें, और कुछ स्टेटमेंट भी तभी दिया जा सकता है ना। पहले से पहले हाँ जी। हम अपने अपने विचार रख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन पहले क्लियर करो हम्म कि है क्या सामने केस। हाँ जी। चलो ठीक है, आज जीएनएम है और डेट हो गई है 8 जनवरी। 8 जनवरी दो हाँ, हजार पच्चीस 2025। और पेज नंबर है 130। एसबीएस ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। पहुंच गए सब लोग? हेलो। हाँ जी जी। बॉस। जी हाँ, बॉस। डायग्राम इधर बना है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, रेड कलर का, सीधे सीधे। तो जाहिर सी बात है, जहाँ हाँ रेड आता है वहाँ सेरेब्रल जी कॉर्टेक्स, जहाँ पर्पल आता है वहाँ सेरेब्रल मेडुला, जहाँ येलो आता है वहाँ ब्रेन स्टेम के जी। कंट्रोल्ड वाले वो हैं टॉपिक्स। तो इसमें है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इन द कोरोनरी आर्टरीज, लेफ्ट हम्म एंड राइट कैरोटिड असेंडिंग एओर्टा, सब क्लेविन आर्टरी, ब्रैकेट में करें आर्टीरियोस्क्लेरोसिस सब क्लेविया डेक्स्ट्रा हम्म एंड एओर्टिक आर्च। और देखो कल कुछ हुए ब्रैंकियल आर्च से बनी हुई आर्टरीज के नाम लिखे थे, पढ़े थे मैंने। उनमें ही है ये, उनमें ही थी हम्म सब क्लेवियन भी, उनमें ही था हम्म असेंडिंग एओर्टा भी, उनमें थी कैरोटिड हम्म भी, कोरोनरी भी, है ना? तो हम्म यहाँ सीधे सीधे टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा अगर इनकी कोई परेशानी आपके सामने मरीज के रूप में आ रही है, डिजीज के रूप में आ रही है।
तो वहां तो कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं इसमें, मेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट और फीमेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट, ब्रैकेट में कह रहे हैं डिपेंड्स ऑन हैंडेडनेस, हार्मोन लेवल्स एंड प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट। पेज नंबर 112 पे एग्जांपल्स दे रखे हैं उनके। अब देखो यहाँ इन्होंने हैंडेडनेस को भी कहा, ये इस पे भी निर्भर करेगा। हॉर्मोन्स लेवल का भी कहा, हॉर्मोन्स लेवल का वहां जाके मसला जुड़ेगा जो कल हम बात कर रहे थे कि लेटर ईयर्स ऑफ द एज हैं, वहां हॉर्मोन्स के क्या लेवल हैं वो उससे भी तय होंगी ये चीजें, इनकी पैथोलॉजी। और अर्ली एज में जो हार्मोन लेवल डिस्टर्ब हो रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं इससे हार्मोन लेवल पे जाके भी इनको हम देखेंगे कि कहीं इनकी वजह से तो नहीं है। और प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट भी इसमें जिम्मेदार होता है इनकी एचबीएस के लिए। टिश्यू है इसमें इनर वेसल वाल्स, एक्टोडर्म। These vessel sections are descendants of the branchial arches and are lined with sensitive squamous epithelium। ये जो वेसल सेक्शंस हैं ये डिसेंडेंट्स का मतलब आगे जो बढ़ा हुआ रूप है किसका है, कहां से निकल के आए हैं, वो ब्रैंकियल आर्च से बने हैं और ये सेंसिटिव स्क्वामस एपिथेलियम से इनकी लाइनिंग रहती है अंदर की। और स्पेशली स्क्वामस एपिथेलियम ये एक्टोडर्म सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कंट्रोल तो है ही। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं सेल डिग्रेडेशन होगा, ब्रैकेट में कह रहे हैं अल्सर, फ्रॉम द इनर सरफेस इंटीमा का यानी कि ऑफ द अफेक्टेड वेसल, ब्रैकेट में STUMPS अफेक्टेड वेसल के ब्रैकेट में दिया स्टम्प्स। These vessels caves, CAVES, caves are particularly never diagnosed because in conventional medicine vessel diameter narrowing instead of enlargement are looked for pain in the conflict active phase due to glut mucosa pattern यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस। तो यहाँ जीएनएम के भाव से बात पता ये चल रही है कि ये जो जब ये अल्सरेशन होगा, जब ये केव बनेगी, वो कन्वेंशनल मेडिसिन के हिसाब से डायग्नोसिस इसलिए नहीं होती क्योंकि जब उनके सामने केस जाता है तो वहां पर नैरोइंग होती है केव की जगह इंस्टेड ऑफ एनलार्जमेंट की जगह, वो जो देखने में आती है। और वहां पर पेन के लिए जाता है तो पेन वहां पर मिलता है कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में ड्यू टू गुलट म्यूकोसा पैटर्न की वजह से यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस की वजह से। तो कहने का मतलब है कि एक तरह से वहां पर वो हीलिंग क्राइसिस में जाता है तो वहां पर वो डायलेटेशन की जगह, वहां एनलार्जमेंट की जगह वहां नैरोइंग मिलती है। तो इसलिए जो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव है वो उनको पकड़ में आता ही नहीं, या किसी को भी नहीं आएगा अमित शर्मा, वो तो बाद में हम असेसमेंट कर रहे हैं क्योंकि हमारे सामने अगर हमारे पास भी आएगा एज होम्योपैथ या जीएनएम के डॉक्टर के पास भी तो वहां भी वो पेन लेके ही आएगा और पेन जब होगा जब नैरोइंग होगी। तो इसलिए ये हिडन है, ये साइलेंट किलर है, एक तरह से साइलेंटली चलता जाएगा। बायोलॉजिकल मीनिंग क्या है इसका? हाँ अमित। जीएनएम को या हम लोगों को पता चल गया तो हमें ये पता चल चुका कि यार ये तो एक्टिव फेज है अभी। एक्टिव फेज इसकी वो रही थी हमारे पास, ये हीलिंग क्राइसिस में आया। ये हम असेसमेंट कर लेंगे कि ये हीलिंग फेज में। बायोलॉजिकल मीनिंग है ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ सेल्स द इनर डायमीटर यानी कि ल्यूमन बिकम्स ग्रेटर। मकसद क्या है इसका ऐसा करने का बॉडी को, ताकि डायमीटर को बढ़ाना ल्यूमन के, फिर उसके जिसकी वजह से फिर क्या इंप्रूवमेंट ऑफ ब्लड फ्लो हो सके। heightened performance in order to be able to retrieve the lost territory और territory contents। और ये ब्लड फ्लो क्यों ज्यादा हो सके, क्यों इंप्रूव हो सके, ताकि परफॉर्मेंस
अपनी बढ़ा सके, ताकि वो पा सके अपनी खोई हुई टेरिटरी को या टेरिटरी कंटेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल, टू बी एबल टू विन बैक वंस जॉब और पार्टनर, है ना, सेकंड चांस लेता है हाँ जी। वो ये सब इसलिए करता है ताकि वो पा सके अपनी खोई हुई नौकरी या अपने खोए हुए पार्टनर को, या जो पार्टनर वो चाहता है उसको वो पा सके, टेरिटरी जो थी टेरिटरी को वो बढ़ा सके या पा सके। पा सके। हाँ जी। खो गई है तो पा सके, और बढ़ानी है तो और हासिल कर सके। हाँ जी। हीलिंग फेस में कह रहे हैं रिपेयर एंड restoration of the squamous epithelium from within। कन्वेंशनल मेडिसिन में इसी को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहा। दिस इज ऑफन टाइड टू ए हैंगिंग हीलिंग। अक्सर ये टाइड रहता है, जुड़ा रहता है, बंधा रहता है हैंगिंग हीलिंग से। हैंगिंग हीलिंग गोज टू लोकल वेसल टाइटनिंग, यानी कि स्टेनोसिस। और अगर हैंगिंग हीलिंग स्वेलिंग गोज टू लोकल वेसल टाइटनिंग, स्टेनोसिस। ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट रिकरेंसेस और ट्रैक, द लेयर ब्रैकेट में करें प्लेक बिकम्स थिकर एंड मोर कॉम्पैक्ट। अब जब बार बार रिकरेंस होती रहती है अमितपाल भाई, अमित शर्मा भाई, ट्रैक्स की, तो फिर यहाँ पर ये प्लेक्स लेयर जो है वो और ज्यादा थिक होती जाती है और कॉम्पैक्ट होती जाती है। विद टाइम द प्लेक्स डिपॉजिट्स हार्डन द वेसल्स। अब ये प्लेक डिपॉजिट्स जो है समय के साथ हार्ड हो जाते हैं या हार्ड कर देते हैं वेसल को। इजिकल टू ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। फिर ये एक कंप्लीट पिक्चर के रूप में सामने आ जाती है कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया। तो ये सारा का सारा इसका पैथोफिजियोलॉजी है एक तरह से इसकी, कि क्या होता है इसके अंदर। रिमार्क कर रहे हैं, टिप्पणी दे रहे हैं यहाँ पर, द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल सब्सटेंस फॉर दिस रिपेयर इज कोलेस्ट्रॉल। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल सब्सटेंस, मुख्य सब्सटेंस इस रिपेयरिंग के लिए कोलेस्ट्रॉल ही है। दिस फैट प्रोटीन सब्सटेंस इज द basis for almost all hormones and other important materials in the body। ये फैट प्रोटीन सब्सटेंस जो है ये आधार है लगभग सभी हार्मोन्स का और दूसरे इंपोर्टेंट मटेरियल्स का बॉडी में। आर्टेरियोस्क्लेरोटिक नैरोइंग्स यानी कि स्टेनोसिस ऑफ द कैरोटिड आर डायग्नोज्ड वाया अल्ट्रासाउंड। आर्टेरियोस्क्लेरोटिक नैरोइंग जो है या नैरोइंग्स जो है कैरोटिड की, वो अल्ट्रासाउंड से के द्वारा डायग्नोज होती है। पेशेंट ऑफन बिकम अननेसेसरीली fearful since a mild stenosis is normal with age। यहाँ पे बड़ी अच्छी बात कह के चल रहे हैं जीएनएम में कि पेशेंट अक्सर बिना अनावश्यक रूप से डरा रहता है, चूंकि जो नॉर्मल है स्टेनोसिस होना इसका हल्का फुल्का उम्र के साथ। डिपॉजिट्स इन द कैरोटिड आर सीन एज ए रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक विच इज नॉट ट्रू फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर। ये जो डिपॉजिट होता है कैरोटिड्स में, इसको ऐसे देखा जाता है कि ये भाई स्ट्रोक के लिए रिस्क फैक्टर है, स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन ये सच है ही नहीं बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से। इन कन्वेंशनल मेडिसिन द हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ ए ब्लड क्लॉट, एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोसिस आर ओवर एस्टिमेटेड। कन्वेंशनल मेडिसिन में जो हेल्थ इफेक्ट है ऑफ ए ब्लड क्लॉट ब्रैकेट में कह रहे हैं एम्बोलिज्म या थ्रोम्बोसिस, उसको कह रहे हैं आर ओवर एस्टिमेटेड, इसको कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट किया जाता है। हीलिंग क्रस्ट यानी कि एम्बोलिज्म कैन रियली क्लॉग्स द वेसल। जो हीलिंग क्रस्ट है यानी कि जो एम्बोलिज्म है ये कैन रियली क्लॉग द वेसल, ये वेसल को वो बंद कर सकता है हालांकि,
फॉर इंस्टांस, उदाहरण के तौर पर, इन द केस ऑफ लंग एम्बोलिज्म, जैसे कि लंग एम्बोलिज्म में होता है, तो ये वास्तव में क्लॉग कर तो सकता है। हाउएवर, इन मोस्ट केसेस द बॉडी सेंड्स द ब्लड थ्रू पैरेलल और नाइबरिंग वेसल्स, यानी कि एनास्टोमोसिस। हालांकि और फिर यद्यपि अब मेन तो चलो बंद हो गई, लेकिन जो बॉडी मोस्ट केसेस में बॉडी सेंड्स द ब्लड थ्रू पैरेलल और नाइबरिंग वेसल्स, लेकिन मोस्ट केसेस में जो ये जो ब्लड सप्लाई है ये फिर से स्थापित कर लेता है शरीर पैरेलल या नाइबरिंग वेसल्स को, जिसको हम एनास्टोमोसिस कहते हैं। अमित शर्मा, इसलिए हार्ट अटैक जो कहते हैं कि क्रॉनिक हार्ट अटैक, किसी को बहुत दिन से अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ रहा है तो उसकी जो पैरेलल नाइबरिंग जो वेसल्स हैं, एनास्टोमोसिस है, उससे ब्लड की सुचारू रूप से व्यवस्था कर लेता है शरीर। तो इसलिए उसको भी ये नहीं माना जाता कि ये 90% क्लोटिंग है तो इसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि जिसको 90% क्लोटिंग ये बताते हैं, ब्लॉकेज बताते हैं, उसकी पैरेलल तो एनास्टोमोसिस तो खुल ही गया होगा, हो चुकी नहीं तो वो जिंदा ही क्यों रहता है इतने दिन। आफ्टर सम टाइम द बॉडी डिसॉल्व्स द क्लॉट बाय इटसेल्फ, और देखो ये वाला और खूबसूरत प्रोसेस होता है शरीर में। अगर वो क्लॉट आ भी गया एम्बोलाई के रूप में तो बॉडी का अपना ही एक प्रोसेस चल जाता है उसको डिसॉल्व करने में, और आफ्टर सम टाइम द बॉडी डिसॉल्व कर लेती है उस क्लॉट को अपने आप, जिसको कहते हैं हम रीकैनेलाइजेशन। ये हमने जब पढ़ा था, जब हम इन्फ्लामेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे पैथोलॉजी की बुक में, है ना दीपशिखा? हाँ जी, हाँ, तो फिर से रीकैनेलाइजेशन हो जाता है। इवन उस ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट में ब्लड वेसल्स नहीं बना लेती है बॉडी। आपको हम लोग याद आ रहा होगा कॉलेज के दिन जब हम पढ़ते थे। देयर इज नो डाउट दैट एम्बोलिज्म इन थिक मेन आर्टरीज, फॉर एग्जाम्पल द लेग आर्टरीज, आर प्रॉब्लमैटिक। इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि अगर सडन कोई, बल्कि मैं तो सडन का नाम लेके यहाँ अभी इसलिए चल रहा हूं क्योंकि जो मेन आर्टरीज हैं या मेन लार्ज वेसल्स हैं, जनरली इनमें जो एम्बोलिज्म मिलता है ये आफ्टर एक्सीडेंट या आफ्टर मेजर सर्जरी ऑफ बोन्स अक्सर देखने को मिला गया है। वो फैट एम्बोलाई होता है अक्सर, तो कई बार वहां पर ये प्रॉब्लमेटिक भी होता है, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन जो इसको हमेशा हर जगह एक ही नजरिए से देखने की प्रक्रिया बनी हुई है, परिपाटी बनी हुई है, वो गलत है। समझ रहे ना? कई बार होता है कि अगर मेजर सर्जरी हो जाए, किसी की लॉन्ग बोन टूट गई या ऐसे फ्रैक्चर हो गया तो उसका एम्बोलिज्म भी होने का खतरा रहता है भाई। उसका फैट मटेरियल या जो भी उसमें से निकल के जाता है, कैलस, है ना। थेरेपी में कह रहे हैं इफ क्रॉनिक, यदि क्रॉनिक है, फाइंड आउट व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक आर and if possible resolve them in real life so that the hanging healing can come to an end। अगर हैंगिंग कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको अभी अंत में करना होता है अगर पॉसिबल हो सके तो। आगे कह रहे हैं एल्कलाइन डाइट है इसके लिए, हीलिंग फूड्स है जैसे कि एप्पल, गार्लिक, बकक्रैम्स, ब्रैकेट में कह रहे हैं एल्यूमिनियम अर्सिनम, स्पेल्ट, बकवीट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इंटरनली, बोरेक्स इंटरनली, जिंको लीव्स, एंजाइम्स, प्रिपरेशंस, सुजलर साल्ट नंबर 1, ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस आर नॉट रिकमेंडेड। यहाँ पे ब्लड थिनिंग मेडिसिन नहीं बताई गई है। अनलेस दे आर यूज्ड फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, केवल उनको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही यूज किया जाए, लंबे लंबे समय तक ब्लड थिनर नहीं चलाना चाहिए। हाँ जी बॉस, तो ये सब लोगों के समझ में एक चीज ये बहुत अच्छी आ गई कि जहां भी हमारे को ये दिख रहा है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है
किसी आदमी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपने अपना एक तरह से शील्ड बना रखी है। अब शील्ड बना रखी है तो या तो चोट लग चुकी, या तो उसके साथ में ऐसा हो चुका कि उसको कोई दिक्कत हो चुकी है, या वो फियर में है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, है ना हाँ बोल जी? बिल्कुल। तो दीदार भैया यही कहते थे कि भाई ये तो रिपेयरिंग मटेरियल है, कोलेस्ट्रॉल जितने भी हैं, लिपिड्स जो हैं, ये हैं रिपेयरिंग मटेरियल। तो रिपेयरिंग मटेरियल की आपको तब जरूरत पड़ेगी जब वहां टूट फूट हो चुकी है। तो हाँ और दूसरी बात, हमारे पास जितने ये ब्लड वेसल्स की बात आ रही थी, कल मैं वही कर रहा था, तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और ये सब, इसका मतलब अंदर से आदमी के अंदर एक चीज हो सकती है, बड़े रूब्रिक में जाएंगे तो फ्रेजिलिटी या डेलिकेट के कहीं चोट लगेगी तभी टूटेगा। उस फ्रेजिलिटी को, उसको उस एक, डेलिकेसी को ओवरकम करने के लिए, उससे पार हाँ, पाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल, हाँ, तो वहां ये पर ये बॉडी बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल बढ़ाती है। बिल्कुल तो बढ़ाएगी। इसीलिए हमारे को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल को, पहली बात तो जो ये मेडिकेशन से इनकी कम करी जाए, और दूसरी जब हमें ये पता चल चुका कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उसकी इंजरीज के बारे में, हाँ स्ट्रेस उसकी उन स्पेशली, चीजों के बारे हाँ में सोचा। हाँ, कोई स्ट्रेस, स्ट्रेस है, स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस है उस बंदे का, हाँ, बिल्कुल। और अमित अमित शर्मा एंटीडायबिटिक भी दे भाई, रखा है ना इन्होंने। हाँ जी अमित जी जी। शर्मा, मैं बताऊं, मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, आप लोग भी अपडेट होंगे जरूर। अमेरिका में तो कोलेस्ट्रॉल के ट्रीटमेंट को देना ही बंद कर दिया, बता रहे हैं कि वहां पे जी जी जी। वहाँ, हाँ वहां पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने को बीमारी नहीं मानते अब। ये भी बस मैंने कहीं आपको सुना ध्यान था। होगा, हम्म। नहीं हाँ ये आपने सुना नहीं था, ये बड़े सर ने बताया था, जब अपने लास्ट के लेक्चर्स में बड़े सर ने बताया था कि ये अमेरिका में रिसर्च हुई थी कि हाँ भाई ये जो हम लोग मेडिसिन से देते हैं, दे आर यूजलेस, एक कोलेस्ट्रॉल वाली और जो हम क्या कहते हैं मल्टीविटामिन और कैल्शियम और ये सब देते हैं, ये यूजलेस हैं, क्योंकि पहली बात तो जो कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है हमारी बॉडी को, इसके लिए क्या कहते हैं रिपेयरिंग के लिए, और जो मल्टीविटामिन या कैल्शियम या ये ऊपर से देते हैं, बॉडी नेचुरल चीजों को ही एक्सेप्ट कर पाती है, बॉडी अननेचुरल चीजों को तो एज अ लोड निकाल देती है। हाँ इसीलिए, और सर का कहना था कि मेडिसिन आजकल चल किस पर ही है, आजकल पूरा मेडिकल सिस्टम एलोपैथी का दो ही चीजों पर सबसे ज्यादा चलता है, या तो ब्लड प्रेशर की और ब्लड थिनिंग की और इसकी दवाइयां, या दूसरा वो मल्टी विटामिन और कैल्शियम, कि अगर ये छप गई आगे वाले पेज पे या हो गई तो फिर तो दवाई कंपनियां ही बंद होने लगेंगी। हाँ। कुछ साल इस, पहले ना, बस हम्म, कुछ साल पहले ये न्यूज में भी आया था कि अमेरिकन हार्ट हाँ, एसोसिएशन ने ये कंफर्म किया है कि कोलेस्ट्रॉल का हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक से कोई भी संबंध नहीं है। हाँ नहीं है। हाँ। और हाँ, एक ये कुछ एक साल चीज पहले यहाँ, न्यूज में था। हाँ एक चीज यहाँ और बड़ी जोर से अच्छे समझने वाली है, कि कोलेस्ट्रॉल बेसिकली 95% कोलेस्ट्रॉल जो है वो लीवर में बनता है, और 5% कोलेस्ट्रॉल के लिए रेस्पॉन्सिबल है हमारी डाइट। तो जिस बंदे को कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ जाता है तो ये सबसे ज्यादा लगाम खींच देते हैं डाइट पे, जबकि हाँ उसका जी, उसका रोल केवल 5% है। हो सकता है इसमें ही आए आगे पीछे कहीं, और 95% बॉडी अपना आप बनाती है अपना कोलेस्ट्रॉल अकॉर्डिंग टू सरकमस्टांसेस। अगर स्ट्रेस ज्यादा है, हाँ जी, वियर टियर ज्यादा है, जो अभी तभी अकॉर्डिंग, बता रहे थे, तो वो बॉडी अपना आप बना लेगी। तो वैसे भी बाहर जो हाँ ये जी, डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये बंदे को और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में पहुंचा दें फिर। हाँ जी, बिल्कुल तो ये कई यही है। बस चीजें हैं जो खुल के सोचने की। हाँ बेटा। एक चीज पूछना चाहते हैं, जैसे मेरे पास अभी कुछ टाइम पहले पेशेंट आए थे, वो यही कोलेस्ट्रॉल के अलावा उनकी और भी कई सारी चीजें, तो रिपोर्ट्स में हमने कोलेस्ट्रॉल तो ध्यान भी नहीं दिया था, हमने बाकी चीजों के हिसाब से उनको मेडिसिन दी थी। और वो चाहते थे कि 3 महीने बाद उन्होंने फिर से अपना वो करा लिया, टेस्ट कराया। तो पहले क्या था, उनका एचडीएल काफी कम था, बिलो हम्म था हम्म नॉर्मल रेंज के, और एक आध कुछ और था जो बॉर्डर लाइन था कोई हम्म ये लिपिड प्रोफाइल में। हम्म अभी जब टेस्ट करा के आए हैं तो एचडीएल नॉर्मल रेंज में आ गया है, हम्म लेकिन एलडीएल और वीएलडीएल ये दोनों बढ़ गया है। हम्म। तो वो तो थोड़ा परेशान हो रहे तो थे अपने हिसाब से, हमने अब उनको फिर अब मना आप किया। खुद बताओ, आप खुद बताओ, आपके केस में मेडिसिन देने के बाद एचडीएल बढ़ गया है, हाँ, गुड तो कोलेस्ट्रॉल की। रेमेडी, रेमेडीज मतलब मेडिसिन इज राइट और रॉन्ग या पार्शियल सिमिलिमम, कहाँ ले होगे?
हमें स- बस पार्शल लग जाए, नहीं, हमने इसलिए पार्शल, पार्शल अभी लग वहां जाए। पार्शल में मत जाओ। तीसरा वर्ड बोलते ही आप कॉशियस हो गए। बेसिकली हाँ हाँ सर बोलते हैं हाँ कि यदि लाइफ सपोर्टिंग चीजें चालू हो गई हैं तो जो हाँ गार्बेज है हाँ वो जी। तो अपना आप धीरे धीरे जाता रहेगा पिछला। तो उधर जो HDL है वो लाइफ सपोर्टिंग है, तो वो आपकी हाँ मेडिसिन से उसने उसको ट्रिगर कर दिया, उसको ग्रोथ एक्सिस कह लो या जो भी पॉजिटिव ट्रैक कह लो, वो चालू कर दिया है। अब रही LDL की और दूसरे की, वो अपना आप बॉडी वो करती रहेगी, धीरे धीरे रिसेट करेगी। करती हाँ जी। रहेगी। तो आपकी मेडिसिन हाँ यहाँ जी। पे सही मानी जाती है। इसी को राइट है। आधार बना के कई बार देखते हैं केस में, यदि मान लो हीमोग्लोबिन कम हो रहा था, हीमोग्लोबिन बढ़ने लगा और पैरेलल दूसरे पैरामीटर्स अभी उतने कम नहीं हुए हैं, तो वो समय के साथ हो जाएंगे। मैंने के लाइफ हाँ लाइफ की तरफ चल दिया बंदा, जो टुवर्ड टुवर्ड अवे फ्रॉम लाइफ था। डॉक्टर सिमरन हाँ है, हाँ जी। सिमरन। जी 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 हाँ बॉस। हाँ, आपका कोई नजरिया हो तो आप बताओ। डॉक्टर श्रेय, डॉक्टर अमितपाल भाई, डॉक्टर साहू सर हैं क्या? जी सर। अपने पॉइंट्स रखो, ये टॉपिक पूरा हो रहा है, फिर अगला चलेंगे। आपके सर पास ये कोई? कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो लोगों के ना ज़ैंथोमास आ जाते हैं। हाँ, तो सर वो क्या, जेंथोलेज्मा। हाँ तो क्या सोच रहा होता है कि उसके बाद ज़ैंथोमास आ जाते हैं? हाँ, तो जो मतलब जेंथोलेज्मा आप बेसिकली डॉक्टर चतुर, चौहान आप सर, चौहान चौहान। अच्छा डॉक्टर चौहान। डेनिस हाँ, डॉक्टर डेनिस। सर। अरे वो मैं उस भाई की आवाज नहीं सुना, बहुत दिन हो गए ना। वो सुबह सुबह कौन है, चतुर्वेदी, अमित पाल, सुगंध 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 सुगंध। सुगंध सुगंध, मैं सोचा सुगंध की आवाज है। हाँ अच्छा हाँ सर, हाँ बेसिकली हाँ ना जी, सुनिधि है। वैसे वो जेंथोलेज्मा जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, तो कोलेस्ट्रॉल का बेसिकली सीमेंटिंग मटेरियल है, रिपेयरिंग मटेरियल है। तो ये कोई भी इंजरी लेगी बॉडी, उसके लिए बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ना कि ब्लड वेसल्स। एक बात। अब रही बात जो जेंथोलेज्मा है, चूंकि ये फैट है, तो फैट जो है वो खूबसूरती का भी काम के लिए भी मदद करती है। तो ये जो जेंथोलेज्मा जनरली आते हैं लोगों को, ये एस्थेटिक कॉन्फ्लिक्ट है। मैं गुड लुकिंग नहीं हूं, मेरी आंखें गुड लुकिंग नहीं है। तो ये सर उधर जो जेंथोलेज्मा आ रहा है ना बेसिकली, तो उसमें जो यस देखा जाएगा कि वो दूसरे रिपेयरिंग के लिए आ रहा है, ना कि ये माना जाए कि सीधे वो ब्लड वेसल्स के लिए आ रहा है। एक तो ये बात है। दूसरा, मैंने यस GNM में पढ़ रखा है सर, आगे आएगी ये बात। तो जेंथोलेज्मा बेसिकली रिलेटेड टू लुक, रिलेटेड टू यस सर। हाँ जी एस्थेटिक। बस। हाँ, तो सर ये वहां उसका वो कॉन्फ्लिक्ट हटाएंगे हम उस बस कोलेस्ट्रोल को कम करने के लिए। हाँ जी। डॉक्टर डेनिस, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आया है या इंजरी फैट डिपोजिशन दो ही वजह से हुआ, या तो चोट लगने वाली है उसका डर है, या चोट हाँ लग चुकी। और हाँ यहाँ पर चोट क्या है, यहाँ पर रिमार्क है अगली लुकिंग वाला। फेस, बॉस ने कहा ना फेस पर आया तो फेस वैल्यू, अरे तू तो अच्छी सी ना दिख रही, तेरे हाँ, चेहरे पे तो देखियो वो हो रहे, तो उसने कहा नहीं दिख रहे तो हम इसे कवर करें, या मेरा कवर ये पार्ट करें या मेरा चेहरा अच्छा कोलेस्ट्रोल, दिखे। कोलेस्ट्रोल की क्वालिटी के हिसाब से हो सकता है कि उसको और सुंदर बनाएं। तो और दोनों ही सुंदर बने। भाव है। पिंपल्स इसलिए आते हैं हाँ जी। ज्यादातर, अगर फैटी स्किन हो जाती है, फैटी ऑयली फेस, ग्रीसी फेस जो होता है, वो चिकना करने के लिए आता है स्किन को। यस तो बस इसके पीछे वो कुछ तो ऐसा मिलेगा। आफ्टर एन, न वो तो आफ्टर एन इंजरी ही है। ये जितने वाले, इस बात पे भी जेंथोलेज्मा। बहुत अच्छे से ध्यान रखना। नहीं, जेंटोलेज्मा नहीं, जो ये वैक्सी, जो ये ऑयली स्किन है, जो ये एक्नेज है, या ये जो क्या कहते हैं वैक्सी फेस है, इसमें क्या है कि चोट लगी, चोट लगने के बाद ल्यूब्रिकेट करने के लिए आते हैं ये, हाँ, जितने चोट। भी आते हैं। हम्म। चोट, इंजरी, इंजरी वही कि तुम अच्छे नहीं दिख, तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा, तुम्हारा हाँ, चेहरा अच्छा नहीं ये दिख रहा, तो बिल्कुल। ये उसने इंजरी लिया और उसके ऊपर आप चिकनाई लगाओगे ना कि भाई चोट लग गई, इस पे कुछ हल्का सा बॉडी अपनी चोट लगते ही कहीं भी सबसे पहले वो चोट ये फ्लूइड निकालती साइकोलॉजिकल है। लगी, बेसिकली साइकोलॉजिकल चोट, चोट लगी। साइकोलॉजिकल और चोट। हाँ उसको जी, हाँ वही उसको कह रहा हूँ। उसको ओवरकम करने के लिए, उससे बाहर आने के लिए वो बॉडी का एफर्ट है। बॉडी ने ल्यूब्रिकेशन किया। हाँ, बॉडी का एफर्ट है वो। इसको इसको दीदार भैया, इसीलिए देखो सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म रूब्रिक बहुत छोटा है, लेकिन उसमें जितनी भी मेडिसिन हैं वो आप देखना ऑयली वैक्सी फेस वाली हैं हाँ अधिकतर।
अच्छा, क्योंकि तुमने उनको क्रिटिसाइज करा नहीं, हाँ और हाँ उन्होंने यार ये तो मेरी फेस वैल्यू नहीं रही। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा अपने आप को डाइल्यूट कर लो भाई। एक जिठानी हाँ जी। सुंदर है, या एक दुरानी, जो हाँ दुरानी सुंदर आ गई, देवरानी, और जिठानी को हाँ लग जी। रहा कि हाँ मेरे से सुंदर ये है, तो उसने तो उसे कुछ कही भी नहीं, वो खुद ब खुद उसके पिंपल्स या ऑयली स्किन होने लगा। जा सकते, तो हाँ ऐसा नहीं है कि कोई रिमार्क मिला ही हो, लेकिन कुल मिला के इसका डिफेंस है उसके लिए ही, चाहे वो किसी ने हाँ जी। उसको हाँ टिप्पणी करी हो या चाहे उसे खुद लगा हो। हम थोड़ा सा हाँ दोनों को खोल के रखें। हाँ, लेकिन आप हाँ इसलिए कह रहे हो क्योंकि सोसाइटी में ज्यादातर रिमार्क्स मिलते हैं, कैसी दिख रही है, माँ बेटी को कह देगी, ननद भाभी को कह देगी, भाभी ननद को कह देगी, या खुद को लगेगा, है ना अमित शर्मा? बस। हाँ जी, एक केस, मतलब मैं वैसे एक केसेस से रिलेट करता हूँ। उस लेडी की शादी हुई, हस्बैंड जो है वो पायलट है। अब देवरानी जो आई, वो जो है वो जो पहले जेठानी है वो भी एक्सट्रोवर्टेड और आउटस्पोकन टाइप की थी, लेकिन जो देवरानी आई वो ज्यादा थोड़ा एनर्जेटिक आ गई, वो ज्यादा थोड़ा आउटस्पोकन आ गई। हाँ तो यहाँ पर उसने, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो खुद ही लेडी फील करने लगी कि मैंने कहा हाँ यार हम केस, क्योंकि मैं केस को देख रहा हूँ, मैंने कहा ये तो उसकी शादी के बाद से तुम्हें ऐसा फील होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो इसलिए रहा है कि भाई अब ससुराल में वो बोल देती है, तो जो कम बोल रहा है उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई, हाँ, या तो बॉडी ने पहले उस पहले तरीके के उसे ड्रग्स मान लो, लेने शुरू कर दिए। पहले उसकी उसको तवज्जो मिलती थी, अब उसको तवज्जो मिलती नहीं। ऐसे ये कम मिलती है। किधर से भी आ सकता है हाँ भाई। चारों तरफ से हाँ जी। डायमेंशंस खोल के रखें। ठीक है, हाँ जी। तो ये था ठीक। यहाँ पर। और 8:38 हो रहे हैं, 1-2 मिनट की बात है, दो हाँ जी। मिनट है हमारे पास, कुछ और पॉइंट रखो। डॉक्टर श्रेय हैं। ये जेंटो लाजमा जो है वो मेल्स, जनरली तो फीमेल्स में देखा जाता है, यदि मेल्स में भी हो तो फिर उसको लुकिंग का ही होगा। हाँ, तो फिर उधर लुक, हाँ हाँ, जेंथोलेज्मा वो एस्थेटिक उसमें आता है, कैटेगरी में। एस्थेटिक बोले तो संमित्रा, सुंदरता। तो हाँ वो मेल वो होगा जो अपनी सुंदरता पे ध्यान देता होगा। और बात फिर हम यही तो कर रहे हैं, हमें यही तो समझना है कि ये इसने फीमेल वाला डिफेंस ले लिया, हाँ ये तो हाँ, मेल है और लेकिन फिर डिफेंस देखो तो फीमेल का ले रहा है। ये और जुड़ गया। जेंथोलेज्मा इन मेल्स रिप्रेजेंट एफेमिनिटी, एफेमिनिज्म ऑफ द मैन, मेल। बिल्कुल बिल्कुल बॉस। हाँ, ओके और सर। अब ना जो आपके जो साथी लोग हों, जो थोड़े से एफिमिनेट हों, जिनमें थोड़ा सा लगे कि ये इंटेलिजेंट हैं, थोड़ा सा इनमें हेयर हेयर थिन है, या इनकी स्किन डेलिकेट, आप देखो उनमें मिलेगा जेंथोलेज्मा। ठीक। और मेरे 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 संज्ञान में दो हैं। मेरा पेशेंट है, उसकी हाव भाव बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही नरम बंदा है, बहुत ही। मेरा पेशेंट है अमित शर्मा, उसको जेंथोलेज्मा मैं अभी हाँ जी। बिल्कुल मेमोरी में रख सकता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कह दी इस बच्चे ने कही। कौन बोल रहा, किसने उठाया था ये? ये संमित्रा है शायद, हाँ, संमित्रा है। कितना खूबसूरत पॉइंट उठाया। और ये तो खूब अच्छे से समझ में आ गया अब उसके उठते ही। जिन मेल्स को हाँ जी। जेंथोलेज्मा है, तो वो लुक को लेकर कंसर्न है उनका, और लुक को लेकर लेकर कंसर्न जो है वो वो मस्कुलाइन नहीं है, वो फेमिनिज्म है ज्यादातर। जी बस। हाँ, तो बिल्कुल। थैंक लेकिन है संगमित्रा ये लुक को लेकर ही, एस्थेटिक ग्रुप को ठीक लेकर। ठीक ठीक चलो है। ठीक है, यहीं रुकेंगे आज। बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद राम सबको, राम। नमस्ते। राम राम। राम राम भाई। राम